अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। साल की एंड पे आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हम। आपके ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा सियासी या समाजी वाक़या ऐसा क्या हुआ था पाकिस्तान में या दुनिया से बाहर, जिसने पूरे साल के ख़बरों में वो जीनत बना रहा है, या सबसे ज़्यादा उसके बारे में बात हुई? आपके ख्याल में ऐसा कौन सा वाक़या? अच्छा, हमने सोचा इसके बारे में और हम सब ने अपने अपने एक ऐसे वाक़े, ऐसी न्यूज़ सिलेक्ट कर ली जो हमारा ख्याल था कि ये साल की सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके दूर तक नताइज जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई, या उसमें सीधी बात है सबसे ज़्यादा मज़ा आया। चस्का भी तो एक चीज़ होती है, ठीक है, तो सियासत में चस्का ज़्यादा होता है। तो हमने, और इसके अलावा हमने कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, पहले मैं बेनज़ीर से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि इस पे इन्होंने पूरा साल हमारी सामने की बात है हाशाअल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया था इससे। तो बेनज़ीर कर रहे थे, आपके ख्याल में सबसे बड़ी साल की खबर क्या थी? मेरे ख्याल से सब दुनिया में सबसे बड़ी खबर इस पूरे साल में इजराइल रहा है। अच्छा, और खबरों में बार बार दूसरी वाली स्टोरी है जो बाद में आएगी। हाँ, चल। लेकिन इजराइल जो थी, एक तो इस साल के शुरू में ही अप्रैल में ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने, और बड़ी लंबी 200 सफ़ों की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट बनता जा रहा है। उसके बाद मई में, याद होगा, हमने इस पर वीडियो भी की थी, जो इजराइल ने हमला किया फ़लस्तीन पे, लोगों को बेघर कर दिया। हम टीवी पे देख रहे थे, बिल्डिंग गिर गई थी, रॉकेट से हमले हो रहे थे, मीडिया पे भी। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर रेड भी हुई, अल-अक्सा की मस्जिद के अंदर रेड भी की गई, वो भी हमने देखी। लेकिन मई के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया भूल गई फ़लस्तीन को, और फिर एकदम से एक शुरू हो गई एक जल्दी से कि सिफारती ताल्लुकात जो है इजराइल के साथ जल्दी जल्दी कायम किए जाएं। यूएई ने किया इजराइल के साथ। आपने देखा होगा इस साल इजराइल के जो वज़ीर आज़म थे वो यूएई गए, उसको एक हिस्टोरिक विजिट कहा जा रहा है। इजराइल ने एम्बेसीज खोली मोरक्को में, बहरीन में, यूएई में, और पाकिस्तान में भी कुछ बातें शुरू हो गई कि हमें भी अपने, कुछ लोगों ने कहा कि हमें भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए इजराइल ने। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने अपने एयर स्पेस की इजाज़त दे दी इजराइल को कि वो उनकी कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए एयर स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी जल्दी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया फ़लस्तीन को भूल गई। तो ये वो एक साल है कि मेरे ख्याल से पूरी मुसलमान दुनिया हाँ। फ़लस्तीन के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। अच्छा, अभी तुमने तो इजराइल को और मुसलमान दुनिया का आंखें बंद करना और सो जाना, जो वो वैसे सो ही रही है, उसको सिलेक्ट किया। अच्छा मैमल, आपकी कौन सी है साल की सबसे बड़ी खबर? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तानी न्यूज़ के अंदर तो पाकिस्तानी सियासत जो है ना, वो सबसे बड़ी खबर होती है, कुछ भी इधर से उधर हो जाए। तो हमने देखा कि अपोजिशन की सियासत इस साल के शुरू में तो बहुत परवान चढ़ी। पीडीएम ने बड़ी सरप्राइज़ दी। हफीज़ शेख साहब उस वक़्त के वो जो तो उनकी सेनेट का इलेक्शन होना था इस्लामाबाद में, तो पीडीएम ने सरप्राइज़ दी। वो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का आइडिया था, ब्रिलियंट आइडिया, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट बना दिया जाता है इस्लामाबाद की सीट के ऊपर। फिर उसके शुरू में थोड़ा सा उस चीज़ को लोगों ने लाइटली लिया कि पता नहीं जीत सकते हैं, गवर्नमेंट तो जीत ही जाएगी, आपको पता है ना, सेम पेज और सारा कुछ। लेकिन बहुत बड़ी सरप्राइज़, बहुत मज़े का इलेक्शन, और गिलानी साहब जीत गए। अच्छा, अब जब वो जीत गए तो फिर आपने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से एक गवर्नमेंट भी हिल गई। आपने वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जो सारे बैठ कर वो यूं थे, हाँ, वो क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलानी साहब की जीत के बाद फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म साहब को लेना पड़ा। उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था। अब जब ज़ाहिर बात है पीडीएम का एक कैंडिडेट जीता हुआ, और ये भी था कि गिलानी साहब जीत जाएंगे, मतलब पीडीएम बड़ी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन गवर्नमेंट को भी था। अच्छा, वैसे टेक्निकलिटी पे हार गए, वोट उनके पूरे थे गिलानी साहब के, लेकिन एक बैंड हो गया, और क्योंकि बैंड भी अपनी पार्टी की तरफ से ही हुआ था, जो निशानियां बताया गया था ना, सिर्फ स्टैम्प गलत लगा दी उसमें कमाल है। उसमें भी उन्होंने एक अपनी तरफ से ली हुई थी, पूछा हुआ था, लेकिन जो कानून लिखे हुए उनमें डिफरेंस है। खैर एनीवे वो एक भांड हो गया और वो आ गया। अच्छा, खैर चले, फिर भी एक मॉरल विक्ट्री की जी, बड़ी उन्होंने वोट लिए, पीडीएम का वोट इधर से उधर नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के अंदर उसकी बात शुरू हुई, तो यही इनके पीडीएम के मामला तय थे कि नून लीग का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा सेनेट के अंदर। लेकिन फिर हमने वो बातें सुनी कि नहीं, आज़म तारड़ साहब नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीबी मर्डर केस के लोगों को। फिर उन्होंने जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आनी शुरू की, कुछ खलिश चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, पता नहीं क्या होता है। फिर खैर से गिलानी साहब बाप के वोट लेकर, एक वो भी सरप्राइज़ थी कि हुकूमती वोट लेकर गिलानी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। और
फिर बीच में वो वाली पीडीएम के अंदर भी दराड़ें, जो जरदारी साहब वर्सेस मियां नवाज शरीफ साहब हो गया कि उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएं, वो बात भी लीक कर दी गई मीडिया को ड्यूरिंग द मीटिंग। और उसके बाद फिर हमने एक वॉर ऑफ वर्ड्स देखा बिटवीन इवन बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहबा, जो कि आपस में इनकी बड़ी अच्छी थी बॉन्डिंग जब पीडीएम थी। तो ऑपोजिशन की तरह एक वो डाउनफॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कि फिर ऑपोजिशन को ही तनकीद का सामना दोबारा करना पड़ा। एंड पे अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान ले आए ऑपोजिशन को वापस खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में, लेकिन यह है कि पीडीएम अब टूट चुकी है और उसके अंदर बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस, पीपल्स पार्टी ने छोड़ दी, एएनपी चली गई है वो। तो ये एक है कि पाकिस्तानी सियासत में देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। लेकिन एक और भी चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग थी, वैसे वो पीडीएम से रिलेटेड नहीं, लेकिन जो कैमरा गेट हुआ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वाला, जो सबसे मजे का था, जिसमें सेनेटर मुस्तफा नवाज कोको और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो थे वो शर्लॉक होम्स और वाटसन बने थे, और फवाद चौधरी साहब जो है वो ट्विटर पे डिस्कशन हो रही है कि ये कैमरा भी हो सकता है, वो कैमरा भी मिल जाता है। वो बहुत मजे की थी, वो बहुत मजे का, वो बहुत अच्छा था। वैसे अगर कोई और मुल्क होता तो शायद उस दिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन रुक जाते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत ऐसी है कि वो नहीं रुके। कोई उस पे कोई पता भी तो नहीं मतलब चला, हालांकि बहुत बड़ी कौन लगा के गया था कैमरे, कुछ पता नहीं चला। अच्छा रीमा, आपका क्या था? अच्छा, मेरा जो इशू है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो संजीदा है, और मेरा ख्याल है बहुत पहले, कई दहाइयाँ पहले शायद इसको इशू ऑफ द ईयर बनना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, नहीं बना, देर कर दी, लेकिन फाइनली इसको अटेंशन मिली इस साल, और वो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, ख़ास तौर पे जिनसी तशद्दुद। और ये बात कि पाकिस्तान में ख़वातीन गैर महफूज हैं, यहाँ पे तशद्दुद का ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक एपिडेमिक है। इस साल ये मेरा ख्याल है थ्रू आउट कंसिस्टेंटली एक इशू रहा। इस पे वज़ीर आज़म साहब ने कई इंटरव्यूज़ दिए। अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यूज़ दिखा रहे थे कि उनकी जो समझ है, जिस तरह वो जिनसी तशद्दुद को समझते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने पहले लिंक किया ख़वातीन के लिबास को जिनसी तशद्दुद के साथ, फिर उन्होंने एक और इंटरव्यू में क्लैरिफाई करने की कोशिश की, और आप लोगों को याद होगा बहुत वायरल हुई उनकी ये बात कि इफ women wear few clothes, men will be made to rape them because they are not robots. फिर उन्होंने बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया कि नहीं, ख़वातीन कसूरवार नहीं होती, मर्द ही होते हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी को देख के आपको अपना जो आप पहनते हो उससे भी असर अंदाज होते हैं मर्द। ये तो थी। इसके बाद जो बैकलैश आया, लोगों ने, ख़वातीन ने, फेमिनिस्ट ने, मेरा ख्याल है टीवी पे भी बहुत से लोग जिनसे मैं तवक्को नहीं कर रही थी इस पे बात करेंगे, सब ने बात की कि ख़वातीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। और हमारे डिस्कोर्स में बहुत एक प्रोग्रेसिव, मेरा ख्याल है, एक चेंज आया कि आप जिनसी तशद्दुद को जिस तरह समझना चाहिए कि वो तशद्दुद है, सिर्फ परपेट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमने समझा। और फिर साल के एंड में, वैसे ऑर्डिनेंसेस पास हुई थी, साल के एंड में 2 कवानीन पास हुए, उसमें से एक बहुत अहम है जिसने जिनसी तशद्दुद की डेफिनेशन बदली। उसमें जो विक्टिम की डेफिनेशन है, पहले सिर्फ ख़वातीन होती थी, उसमें मर्द और ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल किया गया, परपेट्रेटर्स में भी। और जो जिनसी तशद्दुद की डेफिनेशन है उसको थोड़ा वसी किया गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में है उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अहम चीज़ थी, और मुझे उम्मीद है कि इस इशू पे जो बात है वो अगले साल भी, और ये कभी खामोश अब हम नहीं होंगे और हम देखते रहेंगे किस पे बात होगी। औरत मार्च में भी ये इशू बहुत उन्हें उठाया। तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में जो ख़वातीन हैं वो एक रे ऑफ होप है, और वो अब खामोश नहीं होंगी। और ख़ास तौर पे सिर्फ ख़वातीन भी, और ट्रांसजेंडर ख़वातीन, उनके ख़िलाफ़ भी जिस तरह का तशद्दुद होता है, वो हमेशा हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा होगा। और उम्मीद है कि कोई बेहतरी की तरफ भी हम जाएंगे, और कुछ साल में हम ये कह सकेंगे कि एक इम्प्रूवमेंट आई है, इस पे भी बात कर सकेंगे। अच्छा, मेरा जो साल का था, आपने वो पॉजिटिव एक वो दी, मेरा साल के जो बड़ा वाक़या था वो नेगेटिव है, और वो था जो सियालकोट में हुआ, जो हमने श्रीलंका नेशनल जो थे उनको हमारे लोगों ने उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको लिंच किया, उनको मार दिया, और फिर उनकी लाश को भी आग लगा दी। मेरा ख्याल है ये एक बहुत अहम वाक़या था, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे कितने वाक़े हो चुके हैं। सलमान तासीर का हो चुका हुआ है, शहबाज भट्टी, 1990 से अब तक कोई 80 लोग हैं जो इस तरह के एलिगेशंस के बाद मार दिए गए हैं। तो ये
और इसमें ये इतने बड़े बड़े नाम ये बस हम लिए जाते हैं, मतलब गवर्नर मार दिया वो, फिर उसके बाद एक मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर को वो कर दिया, उनके ऊपर भी ये बात लगा दी, कुछ टेररिज्म की नज़र हो गई, लेकिन उनके ऊपर भी इस तरह की बातें। तो मेरा ख्याल है ये वाक़या बहुत इम्पॉर्टेंट था, और वो इसलिए था कि पहली दफ़ा उससे कुछ दिन पहले TLP से मुआहदा करके उसके आगे झुकी हुई हुकूमत जो थी उसको एहसास हुआ कि ये जो हुकूमत क्या रियासत जो थी उसको एहसास हुआ कि ये अब मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। अब पहले तो पाकिस्तान में ही लोग मर जाते थे तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता था, थोड़ी सी बुरी हेडलाइंस लग जाती थी, ओ इन्होंने गवर्नर मार दिया। अब आपने एक फॉरेन नेशनल मार दिया। उसके बाद फिर सुनने में आया, आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रू, कि सियालकोट क्योंकि एक्सपोर्ट सिटी है और वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट जाती है, कि वहाँ पे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे, और फिर जो जितनी बैड प्रेस आपको पूरी दुनिया से मिली, फिर श्रीलंका जैसा मुल्क, फिर उनकी वाइफ, उनकी वालदा की वो तस्वीरें और वो सारा, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि वो उस पर पहली दफ़ा शायद करे तो कुछ ना रियासत, लेकिन थोड़ी सी शायद शर्मिंदगी हुई, थोड़ा सा शायद गिरबान में नहीं, जिन्होंने बचाने की कोशिश की फिर उनको अवार्ड, मतलब ये मुझे तो सब उनको आप अपने आप को कोई अवार्ड उनको आपने दिया, लेकिन वही ना, वो फिर उस पर बयानबाजी भी हुई, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन द डैमेज इज डन। आप कल को किसी और को भी मारा जाएगा, बहुत कितने लोगों को मारा जाएगा। एक बैंक का गार्ड अपने ब्रांच मैनेजर को शूट कर देता है, उस पर झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, क्योंकि वो ब्रांच मैनेजर कहता है भाई तुम ड्यूटी पे पूरा टाइम नहीं देते हो, तो उसको लोग बाहर चुमियाँ ले रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। पानी सर से गुजर चुका है, जिसको नहीं नजर आ रहा वो कितनी देर अपनी सांस रोक के रखेगा। ये बहुत, अब मेरे नज़र में ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, वो अब हिट हो चुका है। आप उन्हें फांसी दें ना दें, आपके लोगों के दिमाग की सूरत हाल, इस सोसाइटी की रेडिकलाइजेशन इस वाक़े से खुल के सामने आ गई, बहुत खौफनाक। वही चीज़ है ना नताशा, के हुकूमत की तरफ से रिस्पांस लॉ एंड ऑर्डर ही है कि हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इनको सजाएं होंगी, सख्त से सख्त सजा होगी। आइडियोलॉजिकल इशू, सोच नहीं बदलनी, सोच जो है उस पे कोई बात ही नहीं करता। TLP चाहिए होती है ना, फिर ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, तो सोच क्या बदलेंगे। अच्छा, ऑनरेबल मेंशन जब कर लेते हैं जल्दी से, आपकी क्या ऑनरेबल मेंशन है? मेरी दो है। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वो थी स्टोरी जिसमें उन्होंने कहा गया वो हमने पूरे साल उसको इतना डिस्कस कर दिया कि वो अब पता नहीं होंगी अगले इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन हमने उसका टेक्नोलॉजिकली डाइसेक्शन सब कुछ ही कर दिया हमने उस EVM मशीन। तो एक तो EVM मशीन्स, दूसरा जो गुज्जर नाला और नस्ला टावर्स का जो केस था, जिस पे हमने वीडियो भी की थी और बात भी की थी इस साल, वो जो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई है सिंध में, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बाद बहुत से लोग बेघर हुए। हमने देखा भी उनको TV में। एक खबर 1 महीने पहले आई थी कि एक ख़वातीन जो नस्ला टावर में रहती थी, उनकी डिप्रेशन से डेथ भी हो गई। ये कहा जा रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन ये भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। क्योंकि बनी गाला तो और बाकी सब बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज, बैरियर टाउन वगैरह को तो कोई कुछ नहीं कहता है ना, वो तो। आपकी क्या रनर अप स्टोरी थी मैमल? देखें, एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आसमा जहांगीर तो खैर हमने उस पर वीडियो भी की कि इतना बड़ा नाम है कि उनके कॉन्फ्रेंस में जो उनके नाम पे है उसने भी थरथल्ली मचा दी। उसमें 2 चीज़ें हुई उस कॉन्फ्रेंस में। एक तो पहले दिन चीफ जस्टिस साहब और दूसरे सीनियर जुडिशरी के लोगों के सामने जो है अली अहमद कुर्द साहब ने जुडिशरी को ललकार दिया, और उन्होंने फिर और भी कुछ शोलांगेज उसमें, तो उस पर बड़ा जी रिएक्शन। लेकिन फिर जो है वो ऐसे ऑन द केक थी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब क्लोजिंग सेरेमनी में थे, और जिस तरीके से उनकी स्पीच को रोकने की कोशिश, जैमर्स, इंटरनेट की केबलें कट गई और पता नहीं क्या हो गया, चूहे आ गए थे, और एकदम मियां साहब नजर आ रहे हैं और अभी वो अपनी ऐनक सीधी कर रहे और एकदम वो गायब हो गए, वेव कर रहे और गायब हो गए, और फिर फोन से उनकी आवाज़ आ रही है, जा रही है, मतलब उधर बहुत बड़ा सीन हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके का प्रोपेगेंडा हमने देखा कि हुकूमती सतह से किया गया आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और ये जो फ़ॉरेन के लिए फ़ॉरेन एजेंडा, तो ये तो वो इस तरह की बातें की गई। लेकिन मैंने कहा कि ऑनरेबल मेंशन है क्योंकि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ने बड़ा थरथल्ली मचा थरथल्ली। अच्छा, आपकी क्या ऑनरेबल? अच्छा, मेरी भी 2 है। पहली तो हमारी हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान में मीडिया जितना आज़ाद है दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जो दिखाती हैं दावा बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में मीडिया जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इट्स अंडर असॉल्ट।
RSF की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान साहब और भी कुछ लीडर्स दुनिया के, दे आर प्रेडिटर्स ऑफ फ्री स्पीच। बहुत बड़ी बात है मेरा ख्याल है। इसको भी ऑफ कोर्स हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ने कहा हम देखेंगे, करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब ये ऑन रिकॉर्ड है, RSF ने कहा है इमरान खान इज अ प्रेडिटर ऑफ फ्री स्पीच। दूसरी एक ट्वीट है वो इंडियन जर्नलिस्ट ने की, आरफा खानम शेरवानी ने। उन्होंने कहा आई हैव फेस्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनल वायलेंस इन द पास्ट, बट एज एन इंडियन मुस्लिम आई हैव नेवर फेल्ट एज अनसेफ एंड एलियनेटेड एज आई डू टुडे। The threat to our lives is real and it's frightening to feel the fear and anger that comes with it. बहुत अरसे से, जब से मोदी की हुकूमत आई है, दूसरी बार आई है, हम इस पे बात तो कर रहे हैं कि इंडिया में अब बहुत इशू है कम्युनलिज्म का और फैशिज्म का, लेकिन अब जिस तरह की वहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, स्पीचेस हो रही हैं, आप लीगल केसेस देख रहे हो, आप लिंचिंग्स देख रहे हो, ये बहुत खौफनाक है। और जो मैंने ट्वीट अभी पढ़ के बताई, एक जर्नलिस्ट इंडियन मुस्लिम, वो दिखाती है कि वहाँ पे किस किस्म की इनसिक्योरिटी की कैफियत है। नहीं, वो तो राना अयूब पे जिस तरह के अटैक होते हैं मीडिया, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो उनके साथ चल रहा है, और ये पूरी दुनिया को महमल अब इसको संजीदगी से लेना है। ठीक है, भारत खुरम परवेज दूसरी बार उनको डिटेंशन में, अब दुनिया को इसको संजीदगी से लेना है। हाँ, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है और भी ताकत है, पावरफुल है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है और ये बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, इस पे और आवाज़ें उठनी चाहिए। वो नहीं दुनिया ने उठाना, क्योंकि उन्हें चाइना के खिलाफ इंडिया को रखना है, तो वो उसके अंदर जितने लोग मरते हैं, जितनी माइनॉरिटीज़ मरती हैं इंडिया में मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेरी रनर अप स्टोरी तो पिछले साल की एंड में हुई थी, लेकिन एक बयान आया था वज़ीर आज़म साहब का बिल्कुल साल के शुरू में, जब जो हज़ारा विक्टिम्स थे जो अपने प्यारों की लाशें लेके बैठे हुए थे कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो हम दफनाएंगे। ये भी हमने कई दफ़ा देखा, जैसे मैंने कहा ये हमारी एक लिस्ट ही है जो हम अलापते रहते हैं, तो उन बेचारे हज़ारा के साथ भी ये बार बार होता है। तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया था, और वो बयान जो है वो मुझे बड़ा ही खटका था, और वो था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अच्छा, ये बयान इसलिए नहीं कि ये इमरान खान ने दिया था, ये बयान ना हमारी रियासत जो कॉन्सेप्ट है ना गम का, वो है ही नहीं। इंसानी लॉस, ग्रीफ का कॉन्सेप्ट ना हमारी रियासत का नहीं, इस बयान ने ना उस पर पूरी मोहर लगा दी थी। आप वही जो बात हम करते हैं कि APS के बच्चों को आप कहते हैं उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी देने गए थे, वो साइंस पढ़ने गए थे, वो उर्दू पढ़ने गए थे, वो इस्लामियात पढ़ने गए थे, वो कुर्बानियाँ नहीं देने जा रहे थे। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप उनके माँ बाप के साथ क्या करते हो, आप लवाकिन के साथ क्या करते हो। इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इस रियासत को कॉन्सेप्ट नहीं है। और इमरान खान तो चलो मेरा ख्याल था वो ये थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन नहीं, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ऐसा मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा भाई किसी के गम। जब तक ये रियासत समझेगी नहीं कि ना ये इंसानों का मुल्क है, जब तक वो ये समझेगी नंबर्स हैं, ये 22 करोड़ लोग हैं, इनको इतना गंदम चाहिए, इनको इतने टमाटर चाहिए, इनको इतनी बिजली चाहिए, इतनी गैस नहीं चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रही। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक इस रियासत का कुछ नहीं बनना। आपको अपने लोगों को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ये 22 करोड़ नंबर नहीं है लिखे हुए रजिस्टर में, ये लोग हैं, उनके दिल हैं, उनके दुख हैं, उनके दर्द हैं, और आप उनको कह देते हो ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो और ये खाली इमरान खान साहब नहीं है, तो बहुत से हमारे सारे तकरीबन लीडरों ने ऐसी कोई ना कोई बेहिस बात की हुई है जिससे सुन के आप कहते हो यार, तो उससे बड़ा वो लग रहा था कि ये तो आप इस मुल्क में जो भी बड़ा वाक़या हो जाएगा कोई किसी को परवाह ही नहीं होगी। तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था कि यार ये कैसे आप कर सकते हैं। नताशा, आयरॉनिक बात ये है कि फिर TLP के साथ मुआहदा हुआ, हाँ, उनसे तो ब्लैकमेल हो गए। सिर्फ 69 लोगों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, जिसने डंडा उठाया ब्लैकमेल भी होंगे, गोडे भी टेकेंगे, सर भी झुका देंगे। हाँ, और वैसे एक और जो बहुत बड़ा वाकया था वो भी हम आपस में डिस्कस तो कर रहे थे, काबुल का टेक ओवर बाय द तालिबान। ये ग्लोबली बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ये कि हमारे रीजन के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के ऊपर आएगा, लेकिन उसका एक अमेरिका के साथ जिस तरीके से अमेरिका का इनखला हुआ, फिर अभी भी जो अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो चल रही है, उस पर तो हमने अभी OIC भी बुलाई थी पाकिस्तान ने। तो फिर हमें TTP से जो मुआहदे दोबारा से सीज़ फायर नहीं ख़त्म, ये सारा कुछ चल रहा है, वो भी उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो अभी तो बिल्कुल कुछ महीने ही हुए हैं टेक ओवर, और वहाँ पे बिल्कुल बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर आप बंद हो गई। अब तालिबान पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दी थी, गुलामी की जंजीरें तोड़ के, वो तो कह रहे हैं बहुत इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बुरा साल रहा। बहुत मैंने सुना कोई अच्छा साल नहीं था। अच्छा,
आपको आपके ख्याल में कौन सी थी बड़े वाक़े थे इस साल के जो हमने नहीं इधर मेंशन की? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपके ख्याल में उसको क्यों बड़ा वाक़या था, उसका क्या इम्पैक्ट था और उससे क्या दूर तक असर होना था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।